हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के लेक्चर 2 को देखेंगे। ठीक है, लास्ट के वीडियोस में हम लोगों ने लॉ ऑफ प्रॉपर्टी चैप्टर को स्टार्ट किया था और आज इस लेक्चर कंप्लीट होते होते ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट के वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ लॉ के बारे में देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ लॉ क्या है, कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, देन हम लोगों ने टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी देखा था जिसमें हम लोगों ने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा था कि हु कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एंड हु आर competent टू द प्रॉपर्टी, हाउ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने आगे देखा था इसेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर, साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडिस। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट के वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके उसे सबसे पहले देख लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब बात करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, सेल है क्या? बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ना, वो खरीद बिक्री प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। आगे आप एक्सचेंज पढ़ेंगे, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है ना, गिफ्ट है, एक्सचेंज है, लीज के बारे में है। तो प्रॉपर्टी का ही ट्रांसफर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। सेल जो है उसी का एक पार्ट है। ठीक है, ये कहता क्या है कि सेल मीन्स अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, है ना, राइट टू पोजेस समथिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति का ओनरशिप का ट्रांसफर होना है ना, किस और कंसिडरेशन में क्या, फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी। मान लीजिए कि मेरा जमीन आपको मैं बेच रहा हूं। ठीक है, तो टाइटल मेरे पास था, है ना, जो भी रसीद कट रहे थे गवर्नमेंट को मैं दे रहा था, जो मैं टैक्स दे रहा था उस लैंड पे, अब अपना ओनरशिप, अपना टाइटल, उस जमीन का टाइटल मैं आपको ट्रांसफर कर दे रहा हूं। ठीक है, और उसके बदले में मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा सेल है। सेलर इज द पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी को बेचता है वो सेलर कहलाता है, और जो प्रॉपर्टी को खरीदता है वो एंड द प्रॉपर्टी बायर इज द पर्सन टू हुम द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। एंड बायर कौन है? जो प्रॉपर्टी को खरीदता है। सिंपल। और कंसिडरेशन क्या होता है? मनी, है ना। कुछ भी चीज आप मुझसे खरीदोगे, मैं आपसे खरीदूंगा, आपको पैसे चाहिए होंगे, है ना, फ्री में थोड़ी दे दोगे आप। जैसे ए अपना घर बेचता है बी को 2 लाख रुपए में, दिस इज सेल। हियर ए इज सेलर और बी इज द बायर। ठीक है, ए जो है वो बी को घर बेचता है 2 लाख रुपए में, तो ए क्या हो गया? ए हो गया सेलर और बी हो गया बायर। ठीक है, और जो 2 लाख रुपए है ना, वो कंसिडरेशन है। किस चीज का कंसिडरेशन? मनी का कंसिडरेशन। तो ऑब्वियस है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी बिकता है तो कंसिडरेशन में पैसे होने चाहिए, है ना। फ्री में आजकल कोई काम नहीं होता है, सिंपल सा फंडा यही है। अब बात करते हैं, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फॉर द सेल टू बी अ वैलिड। अगर वैलिड सेल होने के लिए क्या क्या जरूरी है? पहला तो 2 पार्टी होना चाहिए, एक सेलर और एक बायर। ठीक है, पहला 2 पार्टी होना चाहिए, एक सेलर और एक बायर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बोथ पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। दोनों पार्टी कॉम्पिटेंट ट्रांसफर के लिए होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात किया था कॉम्पिटेंसी के ऊपर, है ना। और आप जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो उसमें भी हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर में क्या क्या देखा था? एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए, वो जो व्यक्ति बेच रहा है, खरीद रहा है, वो 18 साल का होना चाहिए। साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, ये होना चाहिए साथ में। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड शुड बी इन एग्जिस्टेंस। जो प्रॉपर्टी बिक रहा है वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि
जैसे मेरे पापा का प्रॉपर्टी है, वो किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए कि हाँ इतना में बेचना है, या फिर गाड़ी है ना, मान लीजिए गाड़ी है मेरा और वो गाड़ी को पापा बेच रहे हैं किसी को, ठीक है, और वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इधर हम साइड से वो गाड़ी किसी और को बेच दी। पापा को ये चीज़ पता नहीं है ना कि गाड़ी मेरा है या नहीं है, तो एग्जिस्टेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर शुड बी मनी, और मनी होना चाहिए कंसिडरेशंस के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल होना चाहिए, है ना, इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ड्रग्स का सप्लाई कर रहा है, तो ये सब इलीगल काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये चीज क्लियर है। अब बात करते हैं राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बायर। जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है उसका लाइबिलिटीज क्या है ना। आप लोगों को लगता होगा कि हर चीज इजीली है, बट हर चीज के लिए लॉ बनाए गए हैं। दैट इज इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, है ना। लीगल प्रोफेशन इज अ वेरी डायनेमिक प्रोफेशन, बहुत लंबा प्रोफेशन है, बहुत डीप प्रोफेशन है। तो हर चीज के बारे में सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग हर चीज बहुत बाकायदा तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे गए हैं, लॉ में लिखे गए हैं, ठीक है। अब जो बेच रहा है उसका क्या लाइबिलिटीज होगा। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है ना। उसमें अगर डिफेक्ट है तो आपका ये लाइबिलिटी बनता है कि आप सामने वाले को बता दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम अपना कोई घोड़ा बेच रहा है, ठीक है, और सामने वाला पूछ रहा है कि घोड़ा सही है ना, आप बताए नहीं कि अंदर घोड़े के अंदर बीमारी है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये आप अपने लाइबिलिटीज से, हाँ, आप अपने लाइबिलिटीज को फुलफिल नहीं किए, क्योंकि आपको बताना था, जो बायर था सामने वाला उसको बताना था। और अगर नहीं बताया आपने तो आप चालाक नहीं है ना, लॉ आपको फ्रॉड के केस में अंदर कर सकती है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं लॉ का जानकारी होना बहुत जरूरी होता है जीवन में। सेकंड, प्रोड्यूस टू द बायर ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल। जो भी प्रॉपर्टी का टाइटल है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो बायर को देना होता है ना। जो भी रसीद कटते रहते हैं एंड और भी जो भी मतलब उससे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है तो आप वो बायर को दे दीजिए, मतलब प्रॉपर्टी बेचने के समय। आंसर ऑल द क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द बायर इन रिलेशन टू द प्रॉपर्टी। बायर अगर कोई भी सवाल पूछता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि आप उसे आंसर करिए, ठीक है। नेक्स्ट है टेक केयर एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। बियर ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट विथ रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी अप टू डेट फॉर द सेल। जो भी मतलब टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को देने हैं वो सब आप क्लियरेंस करके दीजिएगा बायर को, है ना। अप टू डेट, जिस दिन तक खरीद रहा है, जिस दिन बेच रहे हैं उस दिन तक सारा पेपर क्लियर होना चाहिए, कोई भी टैक्स वगैरह पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सब करके सामने वाला को आपको देना है, ठीक है। राइट ऑफ सेलर, अब हम बेच रहे हैं तो हमारा भी तो कुछ अधिकार होगा, सब हम सामने वाला के लिए ही करें। तो हमारा क्या अधिकार है, कलेक्ट द रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासिस टू द बायर। मान लीजिए मेरा एक जमीन है और उस जमीन पर कुछ काम हो रहा है या फिर कोई दुकान वगैरह है ना, तो रेंट मिलता है दुकान को। तो जब तक प्रॉपर्टी नहीं बिका है, जिस दिन तक प्रॉपर्टी नहीं बिका है उस दिन तक मेरा ये राइट है कि मैं वहां से जो भी रेंट है वो कलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। नेक्स्ट, when ownership has passed on to the buyer from the seller before payment of money in full, claim the amount from the buyer that is due to him। और अगर बायर को आपने प्रॉपर्टी बेचा है और बायर ने पूरे पैसे नहीं दिए हैं तो आपका ये राइट है कि आप क्लेम कर सकते हैं पैसे के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं बायर की लाइबिलिटीज के बारे में। तो सिंपल, डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी दैट विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज नोन टू हिम। बायर जो खरीद रहा है सेलर से, ऐसा माना जाता है, जनरली ऐसा कोई करता नहीं है, ठीक है, तो उसका ये लाइबिलिटी है कि सेलर को बताएं कि आने वाले दिनों में इसके दाम बढ़ सकते हैं लैंड का,
है ना, इसका वैल्यू बढ़ सकता है। तो ये चीजें हैं। मान लीजिए कोई एक जमीन है मेरा, है ना, और वहां से रेलवे लाइन पास होने वाला है। ऑब्वियस है गवर्नमेंट जो कंपनसेशन देती है वो ज्यादा देती है मार्केट वैल्यू से, ठीक है। और मुझे इसके बारे में पता नहीं था। मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए में जमीन उसे दे दिया, और जब रेलवे लाइन वहां से पास हुआ तो उसी जमीन का वैल्यूएशन लगभग 7-8 लाख रुपए सेलर को मिला, है ना, बायर से, हाँ बायर को मिला। तो ये लाइबिलिटीज था, तो ये सेलर को नुकसान हुआ ना। तो इस वजह से ये बायर का लाइबिलिटीज होना चाहिए कि जब आप कुछ खरीद रहे हैं तो सेलर को फैक्ट के बारे में बताइए। नेक्स्ट, पे टू द सेलर परचेज मनी एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द सेल। जैसे ही सेल कंप्लीट होता है आप उसको जो कंसिडरेशन के पैसे हैं वो पूरा दे दीजिए। नेक्स्ट, टू बियर एनी लॉस दैट अराइजेस फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, इंज्यूरी और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर द ओनरशिप हैज पास्ड टू द बायर। प्रॉपर्टी बिक जाने के बाद वो आपकी लाइबिलिटीज है, जो बायर खरीदा है वो उसकी लाइबिलिटी है सारा लॉस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, राइट क्या है इसका, कुछ कुछ राइट भी है। वेयर द buyer has paid the purchase money, he can compel the seller for registration of sale. After the ownership, he passed to the buyer, perform any lawful action, increase the value of property and rent and profit with regard to the obviously right है उसका। जैसे ही प्रॉपर्टी वो खरीद लिया, वो उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी कर सकता है उसका वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए। तो ये था राइट सेलर का और बायर का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट केस लॉज है मैडम पिलाई वर्सेस बदर काली, है ना। इसमें क्या था ना कि हस्बैंड था वो, हाँ, प्लेंटिफ बीइंग द फर्स्ट वाइफ मेड अ क्लेम फॉर मेंटेनेंस टू हर हस्बैंड। द हस्बैंड ओरली ट्रांसफर्ड हिज लैंड टू द वैल्यू ऑफ 100 रुपी। अपनी वाइफ को 100 रुपये में मतलब लैंड के लिए बोल देता है ना, रजिस्टर्ड नहीं करता है, बस बोल देता है कि ठीक है 100 रुपये में। लेटर ही एग्जीक्यूटेड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट फॉर द सेम प्रॉपर्टी। द प्लेंटिफ प्लेंटिफ कौन है, उसकी वाइफ। तो द प्लेंटिफ इनिशिएटेड अ सूट स्टेटिंग दैट द ट्रांसफर वाज इनिशियली मेड इन हर फेवर एंड द सब्सिक्वेंट सेल टू द डिफेंडेंट वाज नॉट वैलिड। हस्बैंड अपने वाइफ को के मेंटेनेंस के लिए एक जमीन को 100 रुपये में दे देता है ओरली, लिख के नहीं देता है, कोई पेपर कोई एग्रीमेंट नहीं बनता है, ठीक है। तो वो दे देता है ओरली, और जो हस्बैंड है वो किसी और को मतलब उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जमीन बेचने के लिए। तो जो वाइफ है वो कंप्लेन कर देती है कि आप जमीन नहीं बेच सकते क्योंकि आपने ये जमीन मुझे दे दिया है, ठीक है। तो द प्लेंटिफ इनिशिएटेड अ सूट स्टेटिंग दैट द ट्रांसफर वाज इनिशियली मेड इन हर फेवर एंड द सब्सिक्वेंट सेल टू द डिफेंडेंट वाज नॉट वैलिड, ठीक है। ये वैलिड नहीं, आप किसी और को नहीं दे सकते, वो आपने हमसे वादा कर दिया था 100 रुपये में। The defendant stated that the transfer in favor of the plaintiff failed for want of a registered instrument. हस्बैंड कहता है कि कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं किया था, ठीक है। वाइफ कोर्ट चले जाती है, कोर्ट का जजमेंट आता है कि द प्लेंटिफ acquired a title by way of oral transfer and she is entitled to the property though the instrument of sale was not registered. This is the judgment by the court in the मैडम पिलाई वर्सेस बदर काली। जो भी केस लॉज है ना, केस लॉज लिखते रहा कीजिए, केस लॉ इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉ स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू अवेयर ऑफ द केस लॉज। व्हेन यू कम टू यू इन योर कॉलेज यू विल find a bunch of cases in every topic, whether it is a fraud, misrepresentation, rape cases, marital rape, everything you will get bunch of cases. So I think the journey of law student should be very familiar with the case laws, that is what the happening inside the court, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लीज। लीज क्या है, एक सर्टेन पीरियड के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए आप अपना जो प्रॉपर्टी है किसी और के पास रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लीज, है ना। द प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम फॉर मनी बट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट सेल इज कॉल्ड लीज। आप अपना जो प्रॉपर्टी है वो किसी और व्यक्ति के पास सर्टेन पीरियड सर्टेन टाइम अमाउंट के लिए रखते हैं, कुछ मनी के लिए, कुछ पैसे के लिए। सिंपल अगर आम भाषा में समझा जाए
तो आप इसे गिरवी रखना कह सकते हैं। ठीक है, आपने जमीन को बेचा नहीं है, आपने कुछ समय के लिए इसे गिरवी रख दिया है, आपको कुछ पैसे की जरूरत है या फिर कुछ भी। ठीक है, जैसे अभी करंट इश्यूज में देखा जाए तो श्रीलंका का एक हर्बन पोटैक, तो वो पोर्ट चाइना ने 99 ईयर्स के लीज पर ले लिया है ना, श्रीलंका से। तो ये है लीज, सिंपल भाषा में आप इसे समझिए, याद रखिएगा बस टर्म को। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी, सिंपल वही हम लोगों ने देखा है ना डिस्क्लोज फैक्ट के लिए, एंड वही चीजें फिर से दोहराने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, आप इसे बट एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट ऐड किए गए हैं। अब बात करते हैं आगे हम लोग, इसमें एक केस था गजादर वर्सेस रोम्बई का 1938 में। इसमें क्या था कि थिएटर वाज सबलीज्ड एंड द सबलीजी वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग द थिएटर बाय द ओरिजिनल लेसर ऑन द ग्राउंड दैट द नोटिस वाज सर्व्ड ऑन द लेसी फॉर डिटरमाइनिंग द लीज। द सबलीजी हैड टू पे एन एडिशनल अमाउंट ऑफ द प्रोपीटर and then take the lease. It was held that there is a violation on the part of the original lessor and sub-lessee can sue the original lessor for the damage for violation of acute enjoyment of the property. इसमें एक केस था गजादर वर्सेस रंबई में, इसमें एक थिएटर के सबलीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉज है, आप इसे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या है कि जब when two person transfer ownership of one thing for the ownership of another, it is exchange। ठीक है, मान लीजिए ए ऑफर करता है सेल को कॉटेज के लिए, है ना, ए ऑफर्स टू सेल हिज कॉटेज टू बी, बी इन कंसिडरेशन ऑफ द कॉटेज सेल हिज फॉर्म टू ए बी को कॉटेज देता है और बी कंसिडरेशन में क्या बोलता है, आप फॉर्म ले जाइए। Instead of getting money for his cottage, A has received a farm from B. A को B को कॉटेज देने के लिए पैसे नहीं मिले, उसको क्या मिले, फार्म, बट कोई मनी का एक्सचेंज नहीं हुआ, है ना। तो यही एक्सचेंज है, दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर द एक्सचेंज। और यही एक्सचेंज है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि आप मुझे चावल दे दीजिए, ठीक है, तो आप कहें कि हाँ मुझे दाल दे दीजिए, तो ये चावल और दाल एक एक्सचेंज हुआ, मैंने आपको कुछ दिया और आपने मुझे कुछ दिया, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। सिंपल आप याद रखिएगा, सेक्शन 118 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इसके बारे में बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है गिफ्ट। गिफ्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज मेड वॉलेंटरली एंड विदाउट कंसिडरेशन इज कॉल्ड गिफ्ट। It is defined in section 122 of Indian ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, आप ये चीज को याद रखिएगा। गिफ्ट क्या है, वॉलेंटरी एक्शन है, कोई कंसिडरेशन नहीं है। अब कोई बर्थडे में आपको गिफ्ट देता है तो पूछ के थोड़ी देता है, वो दे दिया, अब आप नाराज भी नहीं हो सकते हो, क्योंकि वो कोई कंसिडरेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा बर्थडे आएगा तो आप मुझे ये गिफ्ट दोगे, ये कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं। ठीक है, गिफ्ट वो हो गया। और कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ये डिफाइन है। ठीक है, और जो गिफ्ट देता है उसको डोनर बोलते हैं, और जो जिसे गिफ्ट दिया जाता है उसे डोनी कहा जाता है। ठीक है, सिंपल भाषा में आप चीज़ों को समझते जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ों को आप कॉम्प्लेक्स करेंगे ना, उतना ज़्यादा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो चीज़ को रिटेन करने में प्रॉब्लम होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सेल देख लिया, लीज देख लिया, एक्सचेंज देख लिया एंड गिफ्ट देख लिया। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक क्विक रिवीजन के लिए दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल में क्या होता है, किस चीज का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, किसके लिए, प्राइस के लिए। लीज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लिमिटेड ओनरशिप फॉर रेंट। एक्सचेंज में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर सम अदर प्रॉपर्टी। एंड गिफ्ट में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसिडरेशन। चीजें आपने देख लिया कि सेल में किस चीज का ट्रांसफर होता है, लीज में किस चीज का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज में किस चीज का ट्रांसफर होता है, एंड गिफ्ट में किस चीज का ट्रांसफर होता है। सिमिलरली सेल में कंसिडरेशन क्या है, प्राइस, लीज में क्या है, रेंट, एक्सचेंज में क्या है, अनदर प्रॉपर्टी, एंड गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन नहीं। सिमिलरली मोड का भी आप देख सकते हैं, सब में रजिस्टर्ड, बट गिफ्ट में ऐसा गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी रजिस्टर्ड।
तो ये था चार्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लेना या फिर याद कर लेना, क्योंकि ये आपका एक मगअप के लिए, सेल, लीज, एक्सचेंज एंड गिफ्ट के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब हमारा है लास्ट, आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विद इन 2 लेक्चर में आई थिंक हम लोगों ने ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। मैं चाहता तो ये लेक्चर को और आगे बढ़ा सकता था, बट वो ज़रूरी है नहीं, क्योंकि आपको कंटेंट चाहिए और आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। समझिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। इसमें सबसे पहले ट्रेडमार्क आता है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, डिज़ाइन आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कॉपीराइट इशू, बहुत लोगों को कहते सुना होगा यूट्यूब वगैरह पे कि कॉपीराइट इशू आ गया। कॉपीराइट इशू क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अनदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच डज नॉट इवॉल्व मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी. Any work such as invention, artistic work, literary work, design, symbol, name, image, etc. created by the knowledge or intellectual capacity of a person called intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ना ही कोई मूवेबल ना ही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट ये किसी पर्सन के इंटेलेक्ट से, उसके नॉलेज से, उस कैपेसिटी ऑफ पर्सन से बनाया गया है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ट्रेडमार्क पढ़ते हैं, पेटेंट पढ़ते हैं, कॉपीराइट पढ़ते हैं, डिज़ाइन पढ़ते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा जल्दी में कि क्या क्या है ये। तो ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क एनी मार्क पुट ऑन द प्रोडक्ट सच एज नेम ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, ब्रांड नेम विच हेल्प्स पीपल टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क एक ब्रांड है कोई कंपनी का, है ना, कोई भी कंपनी का, बड़े बड़े कंपनीज जो हैं उनके लिए। जैसे टाइटन वॉच, अब हम नहीं टाइटन वॉच बना सकते, आप नहीं टाइटन वॉच बना सकते। क्यों? क्योंकि वो कंपनी का एक ट्रेडमार्क हो गया है। सोनी टीवी अब आप नहीं खोल सकते, भले ही आपके पास करोड़ों रुपए हैं, बिकॉज सोनी टीवी वो अपने नाम पे वो ट्रेडमार्क है उसका। ठीक है, तो कोई कंपनी का, है ना, प्रोडक्ट का, कोई सर्विस का एक ट्रेडमार्क बन जाता है, जो लोगों को आसानी होता है डुप्लीकेट चीज़ें से पहचानने में। जैसे रोल्स रॉयस, अब भले ही आप कितना भी बिलियनर बन जाए, मिलियनर बन जाए, यू कैन नॉट, आप कोई नया कंपनी खड़ा नहीं कर सकते हैं रोल्स रॉयस बनाने वाली, क्योंकि वो उनका ट्रेडमार्क है। ठीक है, आप उस ट्रेडमार्क को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कल गए आप अपना कोई बड़ा कंपनी बना दिए, तो आपका वो ट्रेडमार्क हो जाएगा, अब आपके नाम पे कोई और नहीं चला सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडमार्क। अब है पेटेंट। पेटेंट क्या है? द राइट गारंटेड ओवर द इन्वेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड पेटेंट। कोई भी प्रोडक्ट का जब इन्वेंशन होता है तो वो राइट दिया जाता है, और वो राइट क्या है? पेटेंट। इन अदर वर्ड्स, व्हेन अ पर्सन मेक्स अ न्यू प्रोडक्ट, ही कैन गेट अ पेटेंट फॉर द प्रोडक्ट. The person whom the invention is called patent owner. The patent owner can decide upon the uses of the product and who should use the product. पेटेंट क्या? जैसे अभी कोविड-19 में वैक्सीन बना था, तो कोवैक्सीन जो है, कोवैक्सीन और एक दो और जो वैक्सीन के नेम थे, उनके पास पेटेंट था, है ना, कंपनी वैक्सीन बनाने के लिए। अब उनको पता था, वो राइट, उनके पास राइट था। ऐसा नहीं है कि उनका राइट कोई चुराकर लोकल कंपनी स्टार्ट कर सकता था। अगर ऐसा करता और अगर उन्होंने पेटेंट रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो वो केस कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमारा पेटेंट। कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट इज द राइट ऑब्टेन्ड ओवर द क्रिएशन ऑफ एनी लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, बुक, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, स्क्रिप्चर आर कवर्ड अंडर कॉपीराइट. Any person who want to write a book or make a film based on the writing or idea of another person should seek his permission for the idea that he has used. Copyright basically किसी के क्या उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि किसी के राइट को आप चुराए नहीं, किसी के क्रिएशन को, किसी के आर्ट को आप चुराए नहीं, उस वजह से हम लोग कॉपीराइट लगाते हैं। ठीक है, जैसे मूवी बन रही है कोई, है ना, और मूवी बन रही है, मैंने स्क्रिप्ट लिख के तैयार कर लिया है, और बाय द वे मैंने कोई और व्यक्ति उसी मूवी को बना देता है, तो ऑब्वियस से मेरा सालों का मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो
मूवीज के डायरेक्टर, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, वो करते क्या हैं, कॉपीराइट करवा लेते हैं। वो लॉ के थ्रू होता है, आगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो कॉपीराइट करवा लिया। अब अगर सेम कंटेंट, अगर सेम वर्क, अगर सेम आर्ट कोई अनदर पर्सन प्रोड्यूस करता है, तो आप उस पर कॉपीराइट इशू कर सकते हैं कि आपके राइट का, आपका रियल वर्क का उन्होंने यूज किया है एंड आपका ये लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कॉपीराइट है। अनदर है डिजाइन। डिजाइन, एनी डिजाइन इन्वेंटेड बाय पर्सन शैल बी प्रोटेक्टेड बाय डिजाइन। शेप, कलर, लाइन, पैटर्न, सेक्टर कवर्ड अंडर दिस डिजाइन। एग्जांपल, डिजाइन ऑफ रिपर बिस्कुट ऑफ चॉकलेट, डिजाइन ऑफ कार, डिजाइन ऑफ शेप कोल्ड ड्रिंक बॉटल। सिंपल। डिजाइन क्या है, हर कंपनी का प्रोडक्ट के अपने अपने डिजाइन्स होते हैं। ठीक है, जैसे रोल्स रॉयस हो गया, उसके आगे लगा रहता है ना वो ऑडी हो गया, है ना, मर्सिडीज हो गया, तो इनके वो डिज़ाइन है, जो लोगो लगे हुए होते हैं ये उनके डिज़ाइन है। अब ऐसा नहीं है कि उनका डिज़ाइन कोई और चुराएगा, उन्होंने वो रजिस्टर्ड करवा रखा है कि जो वो डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कंपनी का है। अब उस पर्टिकुलर कंपनी के डिज़ाइन को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, तो ये डिज़ाइन के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल। आई होप सो आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या है, सर्टेन प्रोडक्ट और गुड्स हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल origin or poses characteristic that attribute to the spatial of origin. Such good and product bear the name of the geographical origin. This is called geographical indication. ठीक है, कुछ कुछ जगह के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, जैसे दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है ना, वहाँ का चाय, तिरुपति का लड्डू, एंड अभी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चल रहा था हर एक डिस्ट्रिक्ट का वन स्पेसिस के बारे में, तो बहुत जगह का जो मखाना था, है ना, उसके लिए उन्हें अवार्ड दिया गया। बहुत जगह का राइस के लिए अवार्ड दिया गया डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी के अंदर अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट बहुत फेमस हैं या फिर इन सब चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, और यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे देखा। अब आपको करना क्या है कि ये लेक्चर कंप्लीट हो गए 2 लेक्चर्स में। अब आपको एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लेना है, खुद से पढ़ लेना है, और साथ में कुछ कुछ एमसीक्यू आपको, जैसे ही मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अब आपको खुद से एमसीक्यू दिखेंगे। लेक्चर देखने के बाद और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, वो क्वेश्चन आपसे छूटेंगे नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर को देख रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।